नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग प्राचीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी PYQ थे वो सभी समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास यानी मिडावल हिस्ट्री में जो है प्रवेश कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग सल्तनत कालीन के जितने भी PYQ हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे और उसका जो है व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सल्तनत काल में जो है हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम जो है पहली बार ये भारत पर हमला करने वाला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने कब किया था? तो 712 में किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। और ये इराक के जो हकीम थे अल हज्जाज, है ना, उसने जो है किसको? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। और इसने कहाँ पर आक्रमण किया था? तो इसने सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो इसने सिंध में किसको हराया था? तो दाहिर को हराया था। किसको हराया था? दाहिर को हराया था। और इस बात की चर्चा हमें कहाँ मिलती है? तो इस बात की चर्चा हमें एक फारसी ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? फारसी ग्रंथ है। ठीक है ना। फारसी ग्रंथ है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। ठीक है ना। इसी चचनामा में मिलती है। और इस चचनामा की अगर बात करें तो देखिए, इस चचनामा के जो लेखक हैं वो है मोहम्मद। चचनामा का जो लेखक है वो कौन है? मोहम्मद अली अहमद। कौन है? मोहम्मद अली अहमद। ठीक है ना। अली अहमद, ध्यान रखिएगा, अली अहमद। चचनामा के कौन है? अली अहमद है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चचनामा के जो लेखक हैं, किसके? चचनामा, है ना। चचनामा के जो लेखक हैं वो हैं अली अहमद। ठीक है ना। अली अहमद, अली अहमद। ठीक है ना। अली अहमद है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो इसी में एक और आता है तारीख ए सिंध। तारीख ए सिंध, तारीख ए सिंध। तो तारीख ए सिंध के लेखक कौन है? तारीख ए सिंध के लेखक मोहम्मद मासूम है। कौन है? मोहम्मद मासूम। मोहम्मद मासूम है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर थोड़ी सी और बात कर लें तो देखिए, पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? ठीक है ना, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी तो वो था गजनबी। कौन था? गजनबी था। ध्यान रखिएगा, कौन था? गजनबी था। और इसी गजनबी ने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। ये बात कौन बताता है? तो इलियट बताता है। कौन बताता है? एक इतिहासकार था इलियट, है ना। इसी इलियट के अनुसार जो है इसने कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार। ठीक है ना। गजनबी को क्या कहा जाता था? तो गजनबी को जो है क्या कहता था? बुत सिंतक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बुत सिंतक। ठीक है ना। बुत सिंतक कहा जाता था। इसका मतलब हुआ कि मूर्ति तोड़ने वाला, है ना, क्योंकि मूर्तियों को बहुत ज़्यादा तोड़ता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? बुत सिंतक कहा जाता था। अगर हम लोग और थोड़ा सा महमूद गजनबी के बारे में बात कर लें तो देखिए, जो महमूद गजनबी था ये जो भारत में पहला आक्रमण किया था वो कब किया था? तो वो किया था 1000 में। कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। कितने में? 1000 ईस्वी में किया था। 1000 ईस्वी में किया था। और जो ये 1000 ईस्वी में किया था ये पेशेवर, है ना, जो पेशावर है, माफ़ करिएगा, पेशावर, है ना, पेशावर, ये पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो है इसने किया था। ठीक है ना। और ये वहीं से वापस लौट गया था। लेकिन उसके बाद फिर ये 1001 में, कब? 1001 में जो है आक्रमण करता है। और किस पे करता है? तो जयपाल पे। किससे करता है? जयपाल पर करता है। ध्यान रखिएगा, ये पहला आक्रमण था। ठीक है ना। और इसमें जयपाल क्या होता है? हार जाता है। इसके बाद में फिर जो इसका एक प्रसिद्ध पूछा जाता है 1025, है ना। 1025 में इसने आक्रमण किया था। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ पर किया था? सोमनाथ मंदिर पर किया था। और इसी सोमनाथ मंदिर को जो है क्या किया था? ये सौराष्ट्र में है। यहाँ पर इसने करीब 20 लाख दीनार संपत्ति जो है इसने क्या किया था? लूट लिया था। ठीक है ना। इसके बाद में सोमनाथ मंदिर में लूटे जाने के बाद में इसने जाटों पर आक्रमण किया था, है ना, किया था। और कुछ संपत्ति वहाँ भी लूट लिया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद से पूछ लेता है कि इसकी जो है इसका जो है अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो इसका अंतिम आक्रमण जो है किसके? जाटों के विरुद्ध हुई था। कब था? 1027 में। कब था? 1027 में था अंतिम आक्रमण। ठीक है ना। इसके बाद में फिर इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1030 में। 1030 में जो है मृत्यु हो जाती है महमूद गजनबी की। किसकी? महमूद गजनबी की, है ना। तो 1030 में जो है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाकी हमने बता दिया कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये
पहला, है ना, शासक था महमूद गजनबी। उसके बाद में बात कर लें तो इस महमूद जो गजनबी था, इसने सेना में, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेवंद राय, है ना, सेवंद राय, सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदुओं को, है ना, और तिलक एक व्यक्ति थे, तिलक, तिलक जैसे हिंदुओं को जो है क्या किया था, उच्च पदों पर आसीन किया था। और अगर बात कर लें इसके दरबार में, तो इसके दरबार में अलबरूनी रहता था। कौन रहता था? अलबरूनी। ध्यान रखिएगा कौन रहता था, अलबरूनी काफ़ी फेमस नाम है। इसके बाद में फिरदौसी रहता था। कौन रहता था? फिरदौसी। ध्यान रखिएगा कौन रहता था? फिरदौसी रहता था। और इसके साथ साथ में उतबी, ये भी नाम आप खूब सुने होंगे, उतबी। और उतबी के बाद में फारूकी, है ना, फारूकी। तो ये इतने लोग इसके दरबार में रहते थे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे नाम ध्यान रखिएगा इसमें, खास करके अलबरूनी और फिरदौसी और उतबी, इन तीनों को तो ध्यान ही रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर। क्या है? छतरपुर, ठीक है ना, छतरपुर। इसी छतरपुर में जो है क्या है, खजुराहो का मंदिर है। और ये चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। चंदेल राजाओं द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। कब? 950 में। कब? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी में इसको बनवाया गया था, ठीक है ना। यह मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर में सर्वप्रमुख है, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? तो देखिए, अब ये बात हो रही है किसकी? तो जयचंद के साथ विश्वासघात हुआ था, मतलब जयचंद ने जो है, जयचंद कहाँ और कब मारा गया था, ठीक है ना। और किसके साथ विश्वासघात किया था? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, ठीक है ना। जयचंद कब और कहाँ मारा गया था और विश्वासघात के कारण, ठीक है ना। जयचंद के विश्वास के घात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? देखिए इसमें से जो हो जाएगा, इसमें से देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं, इन सब युद्धों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए तराइन, तराइन का ही मेन है यहाँ पर, ठीक है ना, तराइन। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था, इसमें मुख्य रूप से देखिए चंद जो तराइन था, ठीक है ना, तराइन के दो युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। और दूसरा हुआ था 1192 में, ठीक है ना, 1191 और 1192 में। ये पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था गोरी के बीच में। किसके बीच में हुआ था? गोरी के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे, ठीक है ना। फिर दूसरा हुआ था फिर से पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। इसमें जो है क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए थे, ठीक है ना। क्या हुआ था? हार गए थे और गोरी जीत गया था, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा युद्ध हुआ था चंदावर का, है ना। किसका युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर कितने में हुआ था? 1194 में। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? जयचंद हार गया था। कौन हार गया था? जयचंद हार गया था, ध्यान रखिएगा, और गोरी जीत गया था, ठीक है। और इसके बाद से फिर अगर बात कर लें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए इसमें अब ये देखिए जयचंद कहाँ हारा था? 1194 वाले में, जबकि यहाँ चंदावर कितने में दिया हुआ है? 1193 में। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर नहीं, इसमें से कोई नहीं, यानी कि ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ अगर 1194 होता तभी सही होता। इसलिए ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर कौन सा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है यही क्या है? करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो देखिए जो मोहम्मद गौरी था, इसका पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन, ठीक है ना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम था, ठीक है ना। और ये गजनी प्रांत से आया था, ठीक है ना। महमूद गजनबी जो है ये गजनी प्रांत से आया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसने भारत पे पहला जो आक्रमण किया था वो 1175 में मुल्तान पर किया था। कहाँ किया था? मुल्तान पर किया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण, ठीक है ना, इसने दूसरा आक्रमण जो किया था वो कहाँ किया था? 1178 में किया था। कब किया था? 1178 में किया था। कहाँ पर किया था? पाटन में। पाटन कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कहाँ पड़ जाएगा आपका? गुजरात में पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात कर लें तो यहाँ का जो शासक था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय था यहाँ पाटन का शासक, है ना। और इसने गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया था, मतलब यहाँ भीम क्या था? विजेता था, और गौरी क्या हुआ था? तो जो ये गौरी था ये हार गया था। क्या हुआ था? हार गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में मोहम्मद गौरी की इसकी हत्या की गई थी। इसकी क्या की गई थी? हत्या की गई थी। और कब की गई थी? तो ये की गई थी 15 मार्च को। कब की गई थी? 15 मार्च को की गई थी, ठीक है ना, 1206 में। कब की गई थी? 1206 में की गई थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोहम्मद घोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से, है ना, पृथ्वीराज जो चौहान थे तृतीय, है ना, तीसरे थे, इनसे जो है कब पराजित हुआ था घोरी, है ना। तो घोरी कब पराजित हुआ, अभी आपको बताएं 1191 में, है ना। मोहम्मद घोरी 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में, है ना, तराइन के प्रथम युद्ध में, किसमें, तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के फर्स्ट वार में जो है मोहम्मद घोरी क्या हुआ था, हार गया था, मोहम्मद घोरी हार गया था, ठीक है ना। और कौन जीत गए थे, तो पृथ्वीराज चौहान जी, कौन जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो जीत गए थे, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे जयचंद के धोखे के कारण, और जो है 1192 में पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, हार गए थे, और मोहम्मद गोरी जीत गया था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए अमीर खुसरो जो थे इनका जन्म कासगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था, कासगंज में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज में हुआ था। कब हुआ था, 1253 में। कब हुआ था, 1253 में इनका जन्म जो है कासगंज में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो कासगंज में भी एक जगह है जिसका नाम है पटियाली। क्या नाम है, पटियाली, है ना। ये यूपी स्पेशल में भी पूछा जाता है, पटियाली में हुआ था, ठीक है ना। इन्हें खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। किस किस चीज़ का, खड़ी बोली का, इसके साथ साथ में कव्वाली का, है ना, कव्वाली का और तबला का, है ना। और किसका, तबला का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, जाने रहिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में अगली बात अगर इनके बारे में कर लें तो इन्होंने किरान उस सादेन, है ना, किरान उस सादेन, क्या चीज़, किरान उस सादेन, किरान उस सादेन, है ना, किरान उस सादेन, ठीक है। इसके अलावा मिफ्ता उल फुतू, है ना, मिफ्ता, ध्यान रखिएगा, मिफ्ता, ठीक है ना, उल फुतू, ध्यान रखिएगा, मुफ्ता उल फुतू, ठीक है ना। इसके बाद में फिर और इनके कौन कौन से बुक थे, तो इनके और बुक थे जिसमें नूह, ध्यान रखिएगा, नूह सिपहर, ठीक है ना, नूह सिपहर, नूह सिपहर और तुगलकनामा, ठीक है ना, क्या था, तुगलकनामा, तुगलकनामा, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी जो एक एग्ज़ाम में पूछी गई है सबसे ज़्यादा वो है खजाइन, है ना, खजाइन उल फुतू, है ना, फुतू, तो फुतू है, ठीक है ना, फुतू है। ये इनकी जो है प्रमुख क्या थी, ग्रंथ हैं। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता था, तूत ए हिंद कहा जाता था, ठीक है ना, तूती ए हिंद, ध्यान रखिएगा, तूती ए हिंद कहा जाता था। तो ये इतना जो है अमीर खुसरो जी से रिलेटेड था। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कासगंज ना देके पटियाली दिया हो तब हम पटियाली की तरफ जाएंगे, कासगंज की तरफ नहीं जाएंगे। क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना, अमीर खुसरो का जन्म, ये तो हम देख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली, है ना, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था, किसके दरबार में दरबारी कवि थे, मतलब ये किसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इन्हीं को क्या, कव्वाली का एवं भारत में जो है तबला वगैरह का क्या कहा जाता है, जनक माना जाता है, ठीक है ना। अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि खिलजी वंश, है ना, कौन सा, खिलजी वंश जो है कब से कब तक रहा। तो खिलजी वंश जो है ये सल्तनत कालीन का जो है सबसे छोटा कार्यकाल का वंश रहा, ठीक है ना, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा तुगलक वंश रहा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कब से कब तक रहा, 1290 से 1320 तक रहा, 1290 से 1320 यानी 30 साल, लगभग 30 साल रहा। और इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है ना, जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है ना, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, ठीक है ना। और ये क्या था, तो ये क्या था, तुर्की था, ठीक है ना, तुर्क था। और ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था, ये कभी क्या हुआ था, सिंहासन पर नहीं बैठा था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कौन, फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये कब गद्दी पर बैठा था, 1296 में, है ना, 22 अक्टूबर 1296 को, 22 अक्टूबर 1296 को कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, कौन बैठा था, अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बचपन का नाम क्या था, इसके बचपन का नाम क्या था, इसके बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम गुरस्साप था, क्या था, गुरस्साप था, ठीक है ना, गुरस्साप्स, ठीक है ना, ये था इसके बचपन का नाम। या अली भी कहते थे, क्या कहते थे, अली भी कहते थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके सिक्के पर, है ना, सिक्के पर जो है क्या लिखा था, इसके सिक्के पर सिकंदर ये सानी लिखा था, क्या लिखा था, सिकंदर ये सानी, है ना, सिकंदर ये सानी लिखा था, सिकंदर ये सानी लिखा था, यानी कि इसको क्या कहा जाता था, द्वितीय सिकंदर, यानी सेकंड सिकंदर, यानी द्वितीय सिकंदर के रूप में इसको जाना जाता था।
और बात कर लें तो इसने इसने क्या किया था, इसने सैनिकों को नकद वेतन देना स्टार्ट किया था। क्या किया था, सैनिकों को क्या किया था, नकद वेतन, है ना। सैनिकों को क्या करता था, नकद वेतन देता था, नकद वेतन देता था, ठीक है ना, नकद वेतन देता था। और इसके अलावा घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट की थी। क्या की थी, घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट की थी, प्रारंभ की थी, ठीक है ना, घोड़े। इसके बाद में फिर सैनिकों का हुलिया लिखना, है ना, सैनिकों का हुलिया, है ना, सैनिकों का हुलिया, यानी सैनिकों का हुलिया प्रथा भी किसने स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा इसने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली, है ना, बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली जो है इसने अपनाई थी, ठीक है ना, लागू किया था। इसके अलावा इसने लूट के धन, है ना, लूट का जो धन होता था, लूट का धन, है ना, लूट का धन, है ना, उसको क्या कहा जाता था, खम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खम्स कहा जाता था। उसका जो है क्या किया था, 1/4 से 3/4 कर दिया था, यानी 1/4 से बढ़ा कर 3/4 कर दिया था। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसके समय में क्या हुआ था, तो देखिए भू राजस्व की दर जो है, क्या चीज़, भू राजस्व की जो दर थी, भू राजस्व की दर थी वो कितनी थी, 1/2 थी। और इसने कर लगाया था, इसने जो टैक्स लगाया था वो 2 टैक्स इसने लगाया था। एक था चरी कर, क्या था, चरी कर था, ध्यान रखिएगा, चरी कर। ये जो चरी कर था इसको चराई कर कहते थे। क्या कहते थे, चराई कर, है ना, चराई कर। और दूसरा जो इसने लगाया था वो लगाया था गढ़ी कर, है ना, गढ़ी गढ़ी कर। ये गढ़ी कर क्या होता था, ये गृह कर होता था। क्या होता था, घर पर, यानी जो होम टैक्स होता है, गृह कर, है ना, ये होता था। इसके शासनकाल में और क्या हुआ था, तो इसके शासनकाल में देखिए दीवान ए रियासत, ठीक है ना, क्या था, दीवान ए रियासत इसने स्टार्ट किया था, दीवान ए रियासत का जो प्रमुख था वो कौन था, याकूब था। कौन था, याकूब था, ध्यान रखिएगा, याकूब था। इसके बाद में सहना ये मंडी, है ना, सहना ये मंडी पूछ लेता है, ऐसे मिलाने को भी देता है, सहना ये मंडी, है ना, सहना ये मंडी, ध्यान रखिएगा। सहना ये मंडी जो है ये खाद्यान्न बिक्री हेतु स्थल था। क्या था, खाद्यान्न, यानी कि खाद्यान्न बिक्री हेतु क्या था, स्थल था। इसके बाद में सराय ए अदल, है ना, सराय ए अदल, है ना, सराय ए अदल, इसको भी इसने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और ये जड़ी बूटी आदि बिकने वाला एक स्थल हुआ करता था, ठीक है ना। और इसके बाद में इसने जो है तारीख ये फिरोज शाही, है ना, तारीख ए फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। क्या, तारीख ए फिरोज शाही अगर पूछ ले किसी ने कौन लिखा था, तारीख ए फिरोज शाही कौन लिखा था, तो ये लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने लिखा था, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। किसने लिखा था, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, ठीक है ना। और ये क्या है, तो ये आर्थिक नीतियों की व्यापक जानकारी देता है। तारीख ए जो फिरोज शाही है ये आर्थिक नीति के बारे में बताता है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर मैंने बता ही दिया, खजाइन उल फुतूह ये अमीर खुसरो की है, ठीक है ना। इसके बाद में एक और है, ठीक है, फुतुस लातीन, है ना, कौन सा, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, फुतु फुतुस, है ना, लातीन फुतुस लातीन, है ना, फुतुस लातीन। ये जो पुस्तक है ये इसामी की है, किसकी है, इसामी है। ये इतिहासकार है, ये भी काफ़ी फेमस इतिहासकार है। इसके बाद में फिर हमारा रहेला, रहेला हम बता दे रहे हैं, बता भी चुके हैं प्राचीन इतिहास का, जब आप पढ़ेंगे तो ये इब्न तूता की है। किसकी है, इब्न तूता की है। इसके बाद में मूल नियंत्रण, है ना, मूल नियंत्रण सफल बनाने के लिए इसने क्या किया, मुतहसिब, है ना, क्या चीज़ किया, तो इसने जो है मुहतशिब, है ना, मुहतशिब, ये जो है क्या था, एक सेंसर था। क्या था, सेंसर था, इसने लागू किया था। इसके अलावा नाजिर, है ना, नाजिर, इसने क्या किया था, नाजिर, नाजिर का मतलब यहाँ पर हो गया कि इसने नाप तौल अधिकारी को भी नियुक्त किया था, ठीक है ना। और अगर बात कर लें, क्योंकि अब यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। फिर खालसा भूमि, है ना, खालसा भूमि, इन्होंने खालसा भूमि स्टार्ट की। ये खालसा भूमि क्या होती थी, ये मिल्क या इनाम या वफ़ की भूमि को क्या कहा जाता था, खालसा कहा जाता था, ठीक है ना। मिल्क, ध्यान रखिएगा, मिल्क आप ध्यान रखिएगा, वफ़ आप इतना ध्यान रखिए, वफ़, है ना, जो वक्फ होता है, ये वफ़ की जो भूमि होती थी इसी को क्या कहा जाता था, खालसा कहा जाता था, है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब जो वक़्फ़ की भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया जाता था, ठीक है ना। इसके बाद में फिर इसके काल में मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। और कितनी बार हुआ था, तो लगभग 6 बार हुआ था। और कब हुआ था, तो 1297 में हुआ था। और कब तक हुआ था, 1306 तक। कब हुआ था, 1306 तक हुआ था, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद में इसके कुछ अभियान है वो कभी कभी पूछे जाते हैं। एक तो गुजरात अभियान, गुजरात अभियान इसने कब किया था? तो गुजरात अभियान इसने किया था 1299 में। कब किया था? 1299 में किया था। और नुसरत खां, है ना, अभियान पे कौन गया था? तो नुसरत खां गया था। कौन गया था? नुसरत खां गया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बघेल वंशी शासक कर्णदेव जो देवगिरी का था, ठीक है ना, वहाँ पर गया था। इसके बाद में यहीं पर इसने मलिक काफूर को, किसको? मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं, इसी मलिक काफूर को क्या हुआ, वहाँ से 1000 दिनार में लेके आया था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा गया था। इसके बाद में रणथंभौर, है ना, ध्यान रखिएगा, रणथंभौर, है ना, यही वो जो पद्मावत मूवी बनी थी, रणथंभौर, है ना, यहाँ पर इसने 1301 में अभियान किया था, ठीक है। नुसरत खां और इसके साथ साथ में उलुग खां दोनों नेतृत्व किए थे, जिसमें उस जो नुसरत खां था वो मारा गया था। कौन? नुसरत खां मारा गया था। और रणथंभौर में हम्बीर देव भी हार गए थे, है ना, सेनापति, ठीक है ना, रारामन, जो उनके विश्वास का घात के कारण, ठीक है। चित्तौड़ का कब किया था? 303 में किया था, रतन सेन और अलाउद्दीन के बीच में, ठीक है ना। इसमें अमीर खुसरो भी गए थे, तो ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में इसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था, ठीक है ना, खिजर खां के नाम पर। तो ये 3 थे। पहला गुजरात का अभियान 1299 में, फिर रणथंभौर का 1301 में, और उसके बाद 1303 में रतन सेन वाला जो था चित्तौड़, वहाँ पर जीता था। इस पे पद्मावत बनी थी, माफ़ करिएगा, रणथंभौर पे नहीं थी। और जो रणथंभौर है, यहाँ पर नुसरत खां मारा गया था 1301 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो गुजरात अभियान के दौरान ही क्या किया गया था? मलिक काफूर को खरीदा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को भी अपनाया था। किसके? राजत्व के सिद्धांत को, ध्यान रखिएगा, राजत्व के सिद्धांत को, है ना, राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था। और इसने जो है लौह और रक्त, इसके अलावा इसने सिजदा और पैबोस, है ना, सिजदा और पैबोस, है ना, पैबोस, इसको भी जो है इसने क्या किया था? स्टार्ट किया था। तो ये बलबन के कुछ महत्वपूर्ण थे। और ये नौरोज़ में भी भाग लेता था, ठीक है ना, नौरोज़ जो त्यौहार होता था उसमें भी ये भाग लेता था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, ठीक है ना, अलाई का दरवाज़ा। अब पहली बात तो ये जान लेते हैं कि अलाई का दरवाज़ा स्थित कहाँ है। तो अलाई का दरवाज़ा जो है ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और कहाँ पर कराया था? तो ये कराया था, ठीक है, कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार के निकट कराया था। किसके? कुतुब मीनार के निकट कराया था। अब बात कर लेते हैं कुतुब मीनार की। तो इसका निर्माण जो है किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। और इसको पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने पूरा कराया था? ये उसका दामाद था इल्तुतमिश, उसने जो है इसको पूरा कराया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये तुर्की कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है जो अलाई का दरवाज़ा है, ठीक है ना। और इसके अलावा अलाउद्दीन ने क्या क्या बनवाया था? तो देखिए, सीरी का किला भी उसने बनवाया था, सीरी का किला बनवाया था। इसके अलावा 1000 सितून महल, है ना, 1000 सितून महल भी जो है इसने बनवाया था। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो अलाई का दरवाज़ा है वो कहाँ है? तो कुतुब मीनार के निकट में है या उसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अलाउद्दीन द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई का दरवाज़ा कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इनके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ध्यान रखिएगा, नहीं दिया था। तो इसमें जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको प्रारंभ कराया था, जैसा हमने अभी बताया। इसके बाद में इसका दामाद जो इल्तुतमिश था उसने इसको पूरा कराया था। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि इस कुतुब मीनार पर जो है बिजली गिर गई थी, तो जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था। चौथा मंजिला जो है इसका क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जो ये व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, इसने क्या किया था? इसको मरम्मत करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था और 5वीं मंजिल बनवाई थी। तो इस प्रकार से कौन शामिल नहीं था? तो जो शामिल नहीं था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों लोग जो है कौन थे? शामिल थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुतुब मीनार स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? जैसा अभी हमने देखा, दिल्ली में, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ केंद्र कब नष्ट हो गया था? तो देखिए, ये जो है, पहली बात तो
ये नालंदा है कहाँ, तो ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी यानी बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 के मध्य में बिहार में विजय और नालंदा जो बिहार था इसको नष्ट किया था। ठीक है ना। तो इसमें अप्रॉक्स 1200 जो है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विद्यालय का उदाहरण था और बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। नालंदा एवं विक्रमशिला जो शिक्षण केंद्र था इस पर कई बार आक्रमण हुआ। ठीक है ना। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये किया था तैमूर ने 1398 में। कब किया था? 1398 में किया था। और ये एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर जो है ये 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक जो थे, क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद था। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद था। इन्हीं नासिरुद्दीन महमूद के समय में इसने आक्रमण किया था और तैमूर का यह आक्रमण दिल्ली के तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो वो रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। इसको गाजी मलिक 1320 में की थी। यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक था इसको गाजी मलिक भी कहा जाता था और इसने 1320 में इसकी नींव रखी थी। ठीक है ना। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। है ना। सिंचाई के लिए जो है इसने पहले नहर बनवाया था। ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा है वो है कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो जो खिज्र खान है ये सैयद वंश से किससे? सैयद वंश से संबंधित था। और सैयद वंश का संस्थापक भी कौन था? तो खिज्र खान ही था। ठीक है ना। और ये कब से कब तक? तो 14 से 14 लेकर, ठीक है ना, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और 1421 में, ठीक है ना, 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? खिज्र खान की। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसके शासनकाल में इब्न तूता जो है भारत आया था? तो ये मोरक्को का निवासी था और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीनी राजदूत इसको बना मतलब चीन का राजदूत इसको बना के भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो क्या है? रहेला है। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? तो रहेला नाम है। ध्यान रखिएगा। किसके? इब्न तूता के पुस्तक का क्या नाम है? तो रहेला नाम है। ठीक है ना। इसके बाद में हम मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये कुछ शासक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था वो कितना था? 1325। ध्यान रखिएगा। 1325 से लेकर 1351 तक था। और मोहम्मद बिन तुगलक को सल्तनत काल का अरस्तु कहा जाता था। इतिहासकार स्मिथ इसे अंतर विरोधी गुणों का मिश्रण बताते हैं। एल्फिंस्टन ने इसको पागल कहा था और बर्नी ने इसे सृष्टि का आश्चर्य कहा था, जबकि गार्डेन साउंड ने इसे क्या कहा था? कोई आलोचना इसकी नहीं की थी। ठीक है ना। अब देखते हैं इसने 4 सुधार किए थे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो था इसने दोआब क्षेत्र में क्या किया था? वृद्धि किया था। किसमें? दोआब क्षेत्र में। ठीक है ना। दोआब क्षेत्र में इसने क्या किया था? वृद्धि किया था। ठीक है ना। तो कब किया था? 1326 में। 1326-27 में इसने किया था। ठीक है ना। इसने राजधानी परिवर्तित किया था। ठीक है ना। राजधानी परिवर्तित किया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये कब से कब तक? तो ये 1326 है ना। 1326 से 27 के बीच में किया था। ठीक है ना। इसके बाद में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था इसने किया था 1329 में। कब किया था? 1329-30 में। इसके बाद में फिर खुरासन है ना। खुरासन या कराचिल अभियान। खुरासन या कराचिल अभियान। ठीक है ना। खुरासन या कराचिल अभियान जो इसने किया था वो कब किया था? 1337 में किया था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। फिर अन्य महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि इसने सांकेतिक मुद्रा 1326-27 में किया था। 1260 में मंगोल शासक कुबलाई खां ने इसको प्रारंभ किया था। किसने? मंगोल शासक जो था कुबलाई खां, इसको प्रारंभ किया था। ये वहीं से लिया था। ठीक है ना। इसके बाद में 1293 में ईरान शासक गौतू खां भी इसको प्रारंभ करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसका उद्देश्य क्या था? सांकेतिक मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी को भारत से पलायन करने होने पर रोकना था। ठीक है ना। इसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था, क्या नाम था? दीवान ए कोही। क्या नाम था? दीवान ए कोही। ध्यान रखिएगा। दीवान ए कोही। और ये कैसा था? तो ये कृषि विभाग था। कैसा था? कृषि विभाग था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। मंगोल का आक्रमण हुआ था इसके समय पे। ठीक है ना। अलाउद्दीन तराम सरीन ये आक्रमण हुआ था, लेकिन ये क्या था? असफल हो गया था। ठीक है ना। और राजनीतिक संबंध इसके ईरान, इराक, चीन के शासक तोरगन तिमूर से थे। है ना। ये भी बात ध्यान रखिए। और इब्न तूता जो था उसको चीन भेजा था। ठीक है ना। 1333 में। ठीक है ना। और इब्न तूता की ही पुस्तक है जो मोरक्को यात्री था, रहेला। ठीक है।
इसके अलावा ये होली एवं दिवाली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला जो है क्या था, सुल्तान था। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। और राजमहेंद्री अभिलेख, एक अभिलेख है राजमहेंद्री अभिलेख, है ना, राजमहेंद्री अभिलेख है। इसी राजमहेंद्री अभिलेख में इसको क्या कहा गया है, विश्व का सुल्तान कहा गया है। विश्व का क्या कहा गया है, सुल्तान कहा गया है। और प्रथम सुल्तान था जिसने सती प्रथा, है ना, सती प्रथा जो थी उसको क्या किया था, बंद कर दिया था, ठीक है ना। और इसने योग्यता के अनुसार हिंदुओं को जो है पदों पर नियुक्त किया था, ठीक है ना। तो ये सारे इसके बाद थे। इसके बाद में इसने सिखों से अपना नाम हटाकर खलीफा और अपने पिता का नाम जो है अंकित करवाया था, ठीक। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा देख लें तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय में हुआ था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, यानी MBT, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में जो है सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय में हुआ था। भयंकर विद्रोह अवध के सूबेदार, है ना, आइन उल मुल्क, है ना, मुल्तानी जो है कहा था। इसकी पुस्तक जो है क्या था, मुक्साते मुहूर या इंसा ये मुहूत इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इतनी बात इससे इम्पोर्टेंट थी। और इसका अगर बात करें मृत्यु कब हुआ था तो 1351 में हुआ था। 1351 में जब ये थट्टा का विद्रोह करने गया था तभी जो है क्या हुआ था, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। बदायूं कहता है इसको जनता से और जनता को इससे जो है मुक्ति मिल गई, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। और एक बात और इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, ये पहला सुल्तान था जो अजमेर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के और बहराइच के सैयद सलार, है ना, गाजी मकबरे पर भी ये गया था। ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर, अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और बहराइच के सैयद सलार गाजी के मकबरे पर जाने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो यही था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसमें पराजित किया था। तो ये कब किया था, 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है ना, 21 अप्रैल 1526 को किया था, ठीक है ना। और इसमें इब्राहिम लोदी जो है हार गया था। बाबर के तोपखाना और तुगलका युद्ध नीति जो थी, ठीक है ना, तोपखाना और तुगलका युद्ध नीति थी, इससे इसी की वजह से जो है ये हार गया था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी इसलिए पराजित हो गई थी क्योंकि उसके पास में क्या था, कोई व्यवस्थित जो है लड़ने के लिए तरीके और सैनिक उतने अच्छे परिपक्व नहीं थे, ना उतना अच्छा इसके पास में क्या था, गोला बारूद था, ठीक है ना। इसी वजह से ये हार गया था। दिल्ली और आगरा पर इसी के बाद में बाबर ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। तो पहला तो 1526 में हुआ था, ठीक है ना। दूसरा आप हमें बताइएगा, और तीसरा 14 जनवरी, है ना, 14 जनवरी, ठीक है ना, कब हुआ था, 1761 को हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। और तीसरा 1556 में हुआ था। आप मुझे डेट बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, तो ये अब्बास खां सरवानी था। कौन था, अब्बास खां सरवानी था, ठीक है ना, ये शामिल नहीं था। अब्बास खां सरवानी ने जो इसकी पुस्तक है वो क्या है, तारीख ए शेर शाही, क्या है, तारीख ए शेर शाही, क्या है, तारीख ए शेर शाही है। ध्यान रखिएगा, तारीख ए शेर शाही है। और ये शेर शाह सूरी के इतिहास को बताता है, ठीक है ना। तो यही नहीं था, बाकी सभी लोग थे, हम आप बता भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी हम आपको बता चुके हैं लेकिन एक बार देख ले रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित राजवंशों में सबसे कम, है ना, सबसे कम अवधि तक किसने किया, तो मैंने बताया था सबसे कम किसने किया, खिलजी ने किया, ठीक है ना। सबसे कम किसने किया, खिलजी ने किया। क्यों, क्योंकि देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया था तुगलक ने। देखिए यहाँ पर मैं नीचे इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है जो सल्तनत काल है इसमें, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 4, है ना, कितने, 4। इन चारों के बारे में देख लेते हैं। पहला था गुलाम वंश, कौन सा था, गुलाम वंश, या इसी को ममलूक वंश भी कहते थे, ठीक है ना, ममलूक वंश। इसके बाद में दूसरा था खिलजी, है ना, खिलजी। और तीसरा था तुगलक, कौन सा था, तुगलक था। और चौथा था सैयद, कौन सा था, सैयद था। मेन इन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। तो देखिए गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो ये 1206 से, है ना, 1206 से 1290 तक रहा, 1290 तक रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कुल कितना हुआ, तो 84 वर्ष हुआ, ठीक है ना। फिर खिलजी, खिलजी जो है ये 1290, है ना, कितना, 1290 से लेकर 1320, 1320 यानी लगभग 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष, ठीक है। इसके बाद तुगलक, ये 1320 से कितना, 1320 से 1412, 1412 तक रहे, यानी लगभग 92 वर्ष, ठीक है ना। इसके बाद में सैयद वंश, ये 1414, है ना, 14 से 14 लेके 1451, है ना, इतना रहे, यानी लगभग 37 वर्षों तक। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, तुगलक वंश हुआ।
और सबसे कम कौन सा हुआ, तो खिलजी वंश हुआ, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा। लगभग कितना, 30 साल, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम किसकी बताए थे, तुगलक की सबसे ज़्यादा है कितना, 94 है ना, कितना है, 94 है। इसके बाद सैयद का हमने कितना बताया, लगभग 37 वर्ष, कितना, लगभग 37 वर्ष। और गुलाम वंश का कितना बताया, तो गुलाम वंश का लगभग 84 वर्ष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खिज़र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था, सैयद वंश से संबंधित था, ठीक है ना। किससे संबंधित था, सैयद वंश से संबंधित था। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का, देखिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो हरिहर भी था और बुक्का भी था, यानी कि इसमें जो हमारा ऑप्शन ए और बी है ये दोनों सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से, इसके हिसाब से तो कोई नहीं सही है, क्योंकि ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। और इन्होंने ही 1300, ठीक है ना, 36 में, 1336 में हरिहर और बुक्का, यही दोनों भाइयों ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उनके पिता संगम के नाम पर जो है इस वंश की स्थापना को संगम वंश भी कहा जाता है, ठीक है ना। और हरिहर प्रथम जो है इस वंश का पहला शासक था, ठीक है ना। लेकिन स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों ने की थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर एक हम मैप ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर जो है एक देश था जिसका नाम था खान देश। क्या नाम था, खान देश था, ठीक है ना। अकबर की जो अधीनता स्वीकार किया था, किसकी, अकबर की। इसके बाद में यहाँ पर एक साम्राज्य था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। क्या नाम था, बहमनी साम्राज्य था। और यहीं पर इसी के जस्ट नीचे जो है यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था विजयनगर साम्राज्य। क्या था, विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है ना। 1336 में। बहमनी कब बना था, 1347 में। ध्यान रखिएगा कब बना था, 1347 में बना था। इसी बहमनी राज्य, ध्यान रखिएगा, इसी बहमनी राज्य के, थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये इसी बहमनी राज्य के, किसके, इसी बहमनी राज्य के, ठीक है ना, बहमनी राज्य के टूटने से, ठीक है ना, बहमनी राज्य के टूटने से 5 राज्य बने थे। कितने, 5 राज्य बने थे, जिसमें से एक था गोलकुंडा। क्या था, गोलकुंडा था। उसके बाद में एक था बीदर। क्या था, बीदर था, ध्यान रखिएगा। और बीदर के बाद में क्या था, बरार था। क्या था, बरार था। और इधर आपका हो जाएगा अहमदनगर। क्या हो जाएगा, अहमदनगर हो जाएगा। और इधर हो जाएगा बीजापुर। क्या हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हमने कहा विजयनगर को ही संगम वंश कहा जाता था। तो इस संगम वंश में जो है कितने वंश हुए थे, तो मेनली देखिए सबसे पहले आए थे इसमें सालू। कौन आया था, सालू आए थे। ये क्रम भी पूछा हुआ है। सालू के बाद में फिर हमारा हो जाता है तुलु, है ना। कौन सा हो जाता है, तुलु हो जाता है। और इसके बाद में फिर हो जाता है अरविडू, है ना, अरविडू। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो संगम हो गया, सालू हो गया, तुलु हो गया और अराविडू हो गया, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। जो विजयनगर साम्राज्य है ये किस नदी के किनारे है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और ये किसकी सहायक है, तो ये कृष्णा रिवर की है ना, कृष्णा रिवर की है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी है, ठीक है ना। तो यहीं पर जो है, ठीक है। और अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो वो कृष्णदेव राय थे। कौन था, कृष्णदेव राय थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो तुलु वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी, ये की थी वीर नरसिंह ने। किसने की थी, वीर नरसिंह ने, ठीक है ना। किसने की थी, वीर नरसिंह ने की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर बात कर लें तो ये कब से कब तक, तो 1505 से 1570 तक का, 1505 से 1570 तक, ठीक है ना, 1570 तक की थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर इसमें बात कर लें कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय जो है वीर नरसिंह के जो है भाई थे, ठीक है ना। और इनकी उपाधि क्या थी, अभिनव भोज या आंध्र पितामह भी इनको कहा जाता था, ठीक है ना। और बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से इन्होंने मुक्त किया था। और बीदर की जो है राजगद्दी पर बैठाया था, ठीक है ना। जो कृष्णदेव राय थे इनका पुर्तगालियों से भी बहुत अच्छा क्या था, संबंध था, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं कृष्णदेव राय की, तो देखिए कृष्णदेव जो राय जी थे इनके दरबार में डोमिंगो पायस, कौन, कृष्णदेव जो राय थे, कौन था, कृष्णदेव राय। इनके दरबार में डोमिंगो पायस, ये पूछा हुआ है, डोमिंगो पायस, है ना, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जो है ये पुर्तगाल का था। कहाँ का था, डोमिंगो पायस कहाँ का था, पुर्तगाल का था, है ना, पुर्तगाल का था। और ये 1515 में आया था। इसके अलावा बारबोसा, आपने नाम सुना होगा, बारबोसा, है ना। ये जो बारबोसा है ये भी 1515 में ही आया था और ये भी पुर्तगाल का रहने वाला था। तेलुगु साहित्य का जो स्वर्णकाल है
वो भी किसको, कृष्णदेव राय के शासनकाल को ही माना जाता है। और इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। कौन रहता था? अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक है ना। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। अगर अष्टप्रधान की बात कर दे तो शिवाजी के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। कृष्णदेव राय की जो पुस्तक है, कृष्णदेव राय जी की जो पुस्तक है उसका नाम है आमुक्त माल्याद, है ना, आमुक्त माल्यदा, ठीक ध्यान रखिएगा, आमुक्त, है ना, माल्याद, ध्यान रखिएगा। और ये राजनीति और प्रशासन से संबंधित है और ये संस्कृत में है, ठीक है ना। इसके बाद में जाम्बवती कल्याणम भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है ना, जाम्बवती कल्याणम, ठीक है ना। तो ये कुछ ध्यान रखिएगा। बाकी इन्होंने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर भी जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। इसके बाद में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है अच्युत राय, है ना। ये जो अच्युत राय जो थे ये 1529 में शासन करना प्रारंभ किए थे, ठीक है, तुलु वंश में। और इनके समय में नूनीज, है ना, ये जो यात्री था पुर्तगाल का, ये आया हुआ था 1535 में। कब आया था? 1535 में। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में एक युद्ध हुआ था, ठीक है ना, तालीकोटा, या इसको राक्षस तगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। ये 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था, ठीक है ना, कृष्णा नदी पर। इसमें जो है राम राय हार गए थे और अली जो आदिल शाह के नेतृत्व में बीजापुर से किया गया था वो जीत गया था, ठीक है ना। और बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर इन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना, जबकि बरार ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। इसके बाद में एक वंश है अराविडु वंश, इसका संस्थापक तिरुमल था, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं जो है कुश्ती में भाग लेती थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ वह संगीत, नृत्य, ललित कलाओं और शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी, ठीक है ना। डोमिंगो पायस ऐसा बताता है कि जो विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं थीं उनका प्रसिद्ध जो खेल था वो कुश्ती ही था। यहाँ पुरुष और महिलाओं में समान रूप से जो है कुश्ती का प्रचलन था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में भी नियुक्त की जाती थीं और युद्ध क्षेत्र में भी जाया करती थीं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर शासकों को कहा जाता था। देखिए इनको कहा जाता था, ठीक है ना। विजयनगर की जो लोकप्रिय प्रचलित परंपराओं के अनुसार दक्कन के सुल्तानों को, जो दक्कन के सुल्तान होते थे, कहाँ के? दक्कन के, ठीक है ना। दक्कन के जो सुल्तान होते थे इनको अश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अश्वपति कहा जाता था। जबकि जो राय होते थे, है ना, राय, इनको नरपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता। तो हमसे पूछा क्या है? राय के बारे में। तो राय को क्या कहा जाएगा यहाँ पर? नरपति, यानी जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर वास्तुकला, है ना, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? ठीक है ना। तो अभी हमने ऊपर बताया था विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, है ना। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर वास्तुकला जो है द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। द्रविड़ वास्तुकला के पूर्ण विकसित और परिपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है और यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो है सल्तनत कालीन से संबंधित PYQ के क्वेश्चन थे पेट के, जो हमने करा दिए हैं और जहाँ लगा मुझे व्याख्या करनी चाहिए वहाँ हमने कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद भी हम लोग अभी शासन प्रशासन पे अलग से जब MCQ कराएंगे, जब PYQ ख़त्म हो जाएगा तो 1 या 2 MCQ कराएंगे, जिसमें जो बचा रहेगा उसको कवर कर लिया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और इसको भाई वॉच करिए अच्छे से, ठीक है ना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।